आज अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। जितने भी जीव हैं उसमें कौन कौन सा उत्सर्जन अंग काम करता है, उसका नाम क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन ह्यूमन की जो किडनी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि जितने भी संघ हैं उसमें कौन कौन से उत्सर्जन जो अंग है वो, और उत्सर्जन होता क्या है। शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए वो उत्सर्जन है। और इस अंग के लिए जो काम कर रहा है या इस प्रक्रिया के लिए जो अंग काम कर रहा है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक आरओ देखा होगा, यानी जो पानी को प्यूरिफाई करता है या पानी को फिल्टर करता है। उसमें कुछ पार्ट लगे होते हैं, कुछ मोटर लगी होती है, कुछ जालीनुमा संरचनाएं भी अंदर होती हैं जो पानी साफ करती हैं। आरओ में पानी को फिल्टर करने के बाद में एक तरफ वेस्ट मटेरियल निकल जाता है जिसमें फ्लोराइड उपस्थित होता है, और एक तरफ साफ पानी अपने को मिलता है जो फ्लोराइड नहीं होता, उसमें फ्लोराइड निकल चुका है। अब वो जो आरओ के जो पार्ट हैं उन सभी पार्ट को मिलाकर के एक सिस्टम बन गया। इसी तरीके से अपने मानव शरीर में भी किडनी वगैरह और ये जो वृक्क जिसे अपन बोलते हैं, ये इसकी नलिकाएं वगैरह, मूत्राशय वगैरह, और ये सारी चीजें मिलाकर के एक तंत्र बन गया। इसे अपन बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा आरओ में था वैसा ही अपने में। अब उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें उत्सर्जन तंत्र है ही नहीं, तो फिर वो क्या उत्सर्जन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? वो भी उत्सर्जन करेंगे। अगर उसमें उत्सर्जी संरचनाएं नहीं है, उत्सर्जन अंग नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? वो सामान्य सतह से, यानी उसकी बॉडी का जो सरफेस है, बाहर का जो पूरा एरिया है, उससे वो उत्सर्जन करेंगे। जैसे अपने शरीर से पसीना निकलता है ना, तो वो त्वचा से तो निकलता है, तो इसी तरीके से वो भी अपनी सामान्य सतह से उत्सर्जन करेंगे। प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा और टीनोफोरा ये एग्जाम्पल हैं जिसमें से सामान्य सतह से उत्सर्जन होता है। एक इकाइनोडर्मेटा भी है जिसमें भी उत्सर्जी अंग नहीं है, वो भी सामान्य सतह से ही उत्सर्जन करेगा। अब जो प्लेंटीहेल्मिन्थीज है, इसमें फर्स्ट टाइम ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ था, यानी सबसे पहले अंग प्लेंटीहेल्मिन्थीज में बने थे। इसमें उत्सर्जी अंग ज्वाला सेल होती है जिसको सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है। ज्वाला सेल प्लेनेरिया और रोटिफर में उपस्थित होती है। प्लेनेरिया और रोटिफर में ज्वाला सेल उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता भी प्लेनेरिया में ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन प्लेनेरिया कर सकता है। एसके हेल्मेंथीज में रेनेट सेल उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है, और ये एच आकार की है, एच शेप की। जैसे ये दो मार्कर, इन दोनों के बीच में इस तरीके से एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, ये एच शेप बन गई। एच शेप की इसमें रेनेट सेल होती है जो एसके हेल्मेंथीज में उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है। अलग अलग संघ में अलग अलग उत्सर्जी अंग हैं। जैसे मानव में किडनी है वैसे ही इसमें रेनेट सेल होती है। ये टॉपिक जिस भी एग्जाम में आए उसमें आप आराम से सोल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को, और ये एक तरीके से नोट्स भी है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना कि मैक्सिमम जो बाहर से क्वेश्चन होते हैं वो लगभग यहीं से आ जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं।
भाई सबसे बड़ा संघ कौन सा है? संघ का अपन क्रम बताते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, फिर मोलस्का और फिर प्रोटोजोआ। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और प्रोटोजोआ तीनों का मैंने क्रम बताया है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, मोलस्का इसके बाद 2 नंबर पे और प्रोटोजोआ इसके बाद। लेकिन एक स्पेशल बात, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। सर आरबीसी का क्या मतलब हुआ? इसमें रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट नहीं है, यानी लाल रंग इसके खून का नहीं होता। ब्लड इसमें है लेकिन इसके खून का लाल रंग नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? कारण है आरबीसी प्रेजेंट नहीं, यानी लाल रक्त कणिकाएं अनुपस्थित। और जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं है तो उसके रक्त का रंग लाल कैसे हो सकता है? क्योंकि रक्त के लाल रंग के लिए आरबीसी ही जिम्मेदार होती है, उसको लाल रंग देने के लिए, यानी रेड कलर प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे बात करते हैं एनेलिडा की। एनेलिडा में नेफ्रीडिया, ये नलिकाकार संरचनाएं होती है। जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, एक नली जैसी स्ट्रक्चर इसमें होती है जो उत्सर्जन अंग का कार्य करती है। 2 प्रकार की होती है, एक्सोनेफ्रीडिया और एंटेरोनेफ्रीडिया। जो एक्सोनेफ्रीडिया है वो बाहर खुलते हैं, बाहर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंक देंगे, डायरेक्ट शरीर से बाहर फेंक देंगे। लेकिन जो एंटेरोनेफ्रीडिया है ये क्या करेंगे? ये जो एनेलिडा संघ में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी जो आहार नाल होती है उस आहार नाल में खुलेंगे। एंटेरोनेफ्रीडिया आहार नाल के अंदर, जैसे अपने जो आंत वगैरह है अंदर की जो आहार नाल है, अपने की बात नहीं कर रहा, अपने में नहीं खुलेंगे ये सिर्फ एनेलिडा में खुलेंगे। ठीक, एनेलिडा संघ के जो जीव हैं उसकी आहार नाल में एंटेरोनेफ्रीडिया खुलेंगे और वो वहां काम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्क होता है H2O का संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन करने का काम करेंगे। एक्सो जो नेफ्रीडिया है यानी बाहर खुलेंगे, यानी ओपन आउटसाइड, शरीर से बाहर। और ये आहार नाल में खुलेंगे यानी ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अंदर खुल जाएंगे। अब नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मेलपीजी नलिकाएं पाई जाती हैं। इसको थोड़ा सा स्पेशल देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कीट इसी में पाए जाते हैं, मैक्सिमम कीट। और जो मेलपीजी नलिकाएं हैं वो कीटों में पाई जाती हैं, और कीट और कॉकरोच में। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही पाए जाते हैं, कीट। ठीक है, और यहां मैंने लिखा भी है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है इसको मैंने यहां थोड़ा स्पेशली बता दिया, इसमें मेलपीजी नलिकाएं जो उत्सर्जन अंग का काम करेंगी, और ये कीट में और कॉकरोच में पाई जाएंगी। मैक्सिमम होते हैं कीट, यानी नंबर इनके सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा संख्या इनकी पाई जाती है। लेकिन कीट का जो बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, वो काइटिन का बना होता है। वो किसका? काइटिन का बना होता है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। ये इसका काइटिन का बनेगा, किसका? कीट का। इसलिए आपने किसी कीट को पकड़ा होगा, देखा होगा, तो उसके जो बाह्य जो कंकाल है वो बहुत टाइट होता है, यानी वो काइटिन का बना होता है। जैसे अपने नाखून वगैरह है, इस तरीके से वो कठोर होता है कीटों में। और कॉकरोच वगैरह तो आप जानते ही हो, जो जनरली घरों में या आसपास में, घरों के आसपास में पाए जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं काफी। कॉकरोच और केंचुआ दोनों में डिफरेंस याद रखना, कॉकरोच अलग है और केंचुआ अलग है। कॉकरोच नुकसान पहुंचाते हैं, केंचुआ फायदेमंद होता है, जो खाद वगैरह के अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह बनाते हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा में हरित ग्रंथि भी पाई जाती है, हरित ग्रंथि। ये झींगा मछली में उत्सर्जन अंग का काम करेगी। आर्थ्रोपोडा में मेलपीजी नलिकाएं तो कीट और कॉकरोच में।
वो जैसे कीट का जो काइटिन का बाह्य कंकाल जो उसका काइटिन का बना होता है, और झींगा मछली है उसमें हरित ग्रंथि पाई जाती है, झींगा मछली में प्रोन। अब बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलस्का में केबर व भोजनस के अंग उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं। इनका दूसरा नाम मेटानेफ्रीडिया, या मोलस्का में मेटानेफ्रीडिया सबसे विकसित होता है, सबसे विकसित होता है मेटानेफ्रीडिया, इसलिए इसका सेकंड नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और इसके उत्सर्जी अंग कौन से हैं? केबर व भोजनस के अंग या मेटानेफ्रीडिया बोल सकते हो। दोनों अगर ऑप्शन में दिखाई दे तो आप टिक कर देना। लेकिन मोलस्का का बाह्य कंकाल या जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। आपने बहुत जगह मंदिरों में देखे होंगे शंख बजाते हैं। जो ये शंख बनता है, ये शंख कोई यहाँ पे जो अपने कलाकार वगैरह होते हैं जो पत्थर का काम करते हैं वो थोड़ी ना तैयार करते हैं, ये समुद्र के किनारे मिलते हैं। वहां मोलस्का संघ के जो जीव है वो जीव इसमें बनता है, और उसका जो बाह्य कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का आपने देखा होगा, बहुत हार्ड होता है, व्हाइट व्हाइट कलर का जो संघ होता है। ठीक, बाह्य कंकाल मोलस्का का कैल्शियम कार्बोनेट। इकाइनोडर्मेटा, इसमें उत्सर्जी अंग नहीं है, यानी उत्सर्जन इसमें सामान्य सतह से ही होता है। जैसा आपने प्रोटोजोआ, स्लेंट्रेटा, पोरीफेरा और टिनोफोरा में देखा है, वैसा ही इकाइनोडर्मेटा में भी होता है। इन सब में उत्सर्जन सामान्य सतह के द्वारा होता है, यानी इसमें उत्सर्जी अंग नहीं है। जैसा कि अब बात करेंगे हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में प्रोबोसिस ग्रंथि पाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस यानी सूंड। ठीक, हेमिकोर्डेटा, बेलेनोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है, और इसमें उत्सर्जी अंग के रूप में काम करेगी प्रोबोसिस ग्रंथि। ग्लैंड इसमें वर्क करेगी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की फॉर्म में काम करेगी। अब कोर्डेटा, ये बड़ा जरूरी है। आगे जितने भी पार्ट में अपन पढ़ेंगे सारे कोर्डेटा की बात पढ़ेंगे। इन बातों को तो इसलिए मैंने यहां तक बताया है, प्लेंटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा यहां तक इसलिए बताया है कि अगर कोई बाई चांस यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ ले या उत्सर्जन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना डिटेल में ही कर ले। एक वीडियो लेक्चर ही तो एक्स्ट्रा बनेगा, लेकिन उसमें वो एक्स्ट्रा बातें भी आ जाएंगी। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसको अपन बड़े इजी से सोल्व कर लेंगे आराम से। लेकिन डिटेल में अपन पढ़ेंगे कोर्डेटा को। कोर्डेटा के अंदर भी अपन किडनी से बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें और कर लेते हैं। कोर्डेटा में न्यूरल ग्रंथि जो हडमानिया में पाई जाती है, हडमानिया, वो कोई गांव को नाम को नहीं या फिर कोई आदमी को नाम को नहीं, अपना गांव में नाम है नहीं हडमानिया, अरे हडमानिया अठी नहीं रहे तो वो हडमानिया को नहीं। ये हडमानिया कोई जीव है जो जिसमें न्यूरल ग्रंथि जो कोर्डेट में पाया जाता है ये। ठीक है, जो कोर्डेट का एक जीव है जिसके अंदर जो हडमानिया उसमें न्यूरल ग्लैंड पाई जाएगी, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम देगी। कदे यहाँ मत सोच ले हो कि गांव को कोई हडमानिया नाम को आदमी है, बी के अंदर न्यूरल ग्रंथि प्रेजेंट है, ये की चीज को नहीं हो। बी के अंदर किडनी ही पाई जाएगी, क्योंकि ह्यूमन में किडनी प्रेजेंट होती है। न्यूरल ग्रंथि तो केवल हार्मोनिया जो जीव है उसमें है। और जो ज्वाला सेल है वो एम्फिओक्सस में पाई जाएगी। और ज्वाला सेल और कहां पे अपन ने देखा था? प्लेंटीहेल्मिन्थेस में। यहाँ प्लेंटीहेल्मिन्थेस में ज्वाला सेल है जो प्लेनेरिया और रोटिफर में उत्सर्जन के रूप में काम कर रही थी। और यहाँ पे एम्फिओक्सस में ज्वाला सेल है जो कोर्डेटा संघ में है, इसमें ये उत्सर्जन के रूप में काम कर रही है। अब बात करेंगे किडनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है किडनी। इसको अपन नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले कोर्डेटा के बारे में कुछ डिटेल से और देख लेते हैं। जैसे कोर्डेटा में यूकोर्डेटा और प्रोटोकोर्डेटा, इसके दो सब संघ हैं।
यूकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा। यूकोर्डेटा में भी साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है पेट्रेमाइजोन। ये पेट्रेमाइजोन एक मछली है भाई। इस मछली में, इस फिश में उत्सर्जित अंग की बात करें, या फिर कोर्डेटा के लिए कुछ स्पेशल बात बता दी मैंने आपको कि यूकोर्डेटा का साइक्लोस्टोमेटा इसका है जो पेट्रोमाइजोन, इसका एग्जांपल है, जो कहीं ना कहीं नीट के बच्चों के लिए काम आ जाता है। प्रोटोकोर्डेटा, इसमें भी जो यूरोकोर्डेटा है उसका एग्जांपल है हर्डमानिया, और हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। न्यूरल ग्रंथि यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करेगी। इसका एग्जांपल है, एक है सिफिलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा, ये प्रोटोकोर्डेटा के भी दो पार्ट हैं। और यूरोकोर्डेटा का तो हर्डमानिया एग्जांपल, और सिफिलोकोर्डेटा का एम्फिओक्सस। और एम्फिओक्सस में ज्वाला सेल, जो दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया हर्डमानिया, जो हर्डमानिया है उसमें तो क्या पाई जाएगी, न्यूरल ग्रंथि, और जो एम्फिओक्सस है, एम्फिओक्सस में ज्वाला सेल पाई जाएगी। ठीक है, यानी कोर्डेटा, कोर्डेटा का भी प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा के अंदर दो होंगे, यूरोकोर्डेटा और सिफिलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा का हर्डमानिया, हर्डमानिया के अंदर न्यूरल ग्रंथि जो कोर्डेट में है। अगला कोर्डेट के अंदर होगा प्रोटोकोर्डेटा, प्रोटोकोर्डेटा का सिफिलोकोर्डेटा, इसका एग्जांपल एम्फिओक्सस, और एम्फिओक्सस में ज्वाला सेल। अब बात बच गई किडनी की। किडनी को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात और है, कशेरुकी जो होते हैं यानी वर्टिब्रेट, उनमें कशेरुक दंड पाई जाती है, यानी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। और जो कॉर्डेट होते हैं उनमें नोटोकॉट प्रेजेंट होती है, यानी पृष्ठ रज्जु। ये स्पेशल याद रखना भाई, कशेरुकी में कशेरुक दंड कैसे कैवर्ण, कशेरुकी में कशेरुक दंड, और कोर्डेट में पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉट प्रेजेंट होती है। ये बातें याद रखना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को बड़े डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इस पार्ट को देख करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट और आपको दिए जाएंगे, जिस वजह से हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कोई भी स्टूडेंट इससे तैयारी कर सकता है या अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ओके, धन्यवाद।